देखते हैं ऊष्मीय अपघटन क्या होता है। ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डीकम्पोजिशन, इसी को बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन भी। ऊष्मीय वियोजन देखो क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी देखो अभिकारक है वो ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इस पे हीट आया, सिंबल ये होता है, या तो गर्म इसे लिख लो। तो ये दो या दो से अधिक भागों में देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, अब बात करें इसकी अवस्था लिख लो, ये सॉलिड है, ये आपका गैस है, ये आपका सॉलिड है। बात समझ में आ रही है। विद्युत अपघटन देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो कंपाउंड होगा वो गलित अवस्था में होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कराएंगे तो वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। एग्जाम्पल के तौर पे गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या पोटेशियम क्लोरीन में टूट जाता है, जो देखो ये गलित अवस्था में होना चाहिए, तो हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएंगे। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। एक बार थ्योरी के माध्यम से समझ लो, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा यहाँ पे लिख लो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, ये KCl पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे विद्युत अपघटन हो रहा है, इसका विद्युत अपघटन हो रहा है, ये दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। किस भाग में? पोटेशियम क्लोरीन में, पोटेशियम और क्लोरीन में ये विभक्त। नाम है क्या है इसका नाम? पोटेशियम, इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, और ये पोटेशियम और ये क्लोरीन, ये आपका हो गया विद्युत अपघटन। अब देखते हैं प्रकाश अपघटन क्या होता है। देखो प्रकाश अपघटन नाम से ये जो प्रकाश अपघटन होगा वो सूर्य की प्रकाश में होगा, तो वो जो सूर्य की प्रकाश में अपघटन हो रहा है उसे बोलेंगे प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, सूर्य के प्रकाश में होने वाला अपघटन या वियोजन प्रकाश अपघटन कहलाता है। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में कराएंगे, सूर्य के प्रकाश में हम अपघटन करा रहे हैं तो यहाँ पे Ag प्लस क्लोराइड मिल रहा है, ये आपका सॉलिड अवस्था में अवस्था लिख लो, और ये भी सॉलिड, और ये बैलेंस कर लेते हैं। देखो Ag यहाँ पे एक, यहाँ पे Ag एक बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पे एक, यहाँ पे क्लोरीन दो, तो हमें यहाँ क्या करना है? दो इसके आगे। अब देखो Ag कितना हो गया? दो, यहाँ पे Ag कितना हुआ? एक, तो हमें क्या करना है? दो। अगला देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। मतलब बात क्या कर रहा है, ये जो अधिक क्रियाशील तत्व रहेंगे वो कम क्रियाशील को तत्व को वहाँ से हटा देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे कोई BC है, ये देखो अधिक क्रियाशील है तो इसको क्या यहाँ से हटा देगा, यहाँ पे अपनी जगह उसका जगह ले लेगा AC प्लस B। देखो ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है, तो ये जाकर यहाँ पे हो जाएगा, देखो इस प्रकार से, ठीक है, और B अलग हो जाएगा। एग्जांपल देख लो, Fe कॉपर सल्फेट, ये अधिक क्रियाशील है, इसको यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर अलग। ये देखते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट में जिंक अधिक अभिक्रियाशील है तो यहाँ पे इसको रिमूव कर दे रहा है, देख लो यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। आइए देखते हैं अब द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ये जो देखो ये उत्पाद जो बन रहा है ये अभिकारक इसे बोलते हैं, इस पूरे वाले को अभिकारक।
ये अभिकारक है, इसमें देखो आयनों के आदान प्रदान से बनेगा। देखो ये आपका आयनों का इंटरचेंज, आयनों का आदान प्रदान से ये उत्पाद बनेगा। इस रिएक्शन को बोलेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे आयन कैसे अपना इंटरचेंज करेंगे, आदान प्रदान। देखो यहाँ पे Na प्लस SO4 2 माइनस इसका होता है ये, और यहाँ पे Ba2 प्लस Cl माइनस, ये आपस में इंटरचेंज करेंगे। ये वाला चला जाएगा इसके साथ और ये वाला इसके साथ। देखो यहाँ पे ये है, देखो आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज किए हैं, आदान प्रदान। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या, द्विस्थापन अभिक्रिया। देखो क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस रिएक्शन को बोलेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया। अब आइए देखते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। डिफिनेशन के माध्यम से हम समझे। तो क्या होता है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। देखो इस हाइड्रोजन का कमी इसमें होगा और ऑक्सीजन की वृद्धि। अब देखो इस कार्बन को देखो, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है। अब विकारक में क्या है, कार्बन में देखो यहाँ से यहाँ तक गया उत्पाद, उत्पाद में देखो ऑक्सीजन आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन क्या हुई है, वृद्धि। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब यहाँ से देखो एक अभिकारक कोई देखो, उसमें देखो कमी हो रहा है कि वृद्धि, पहचानना सीखते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ ये कार्बन ऑक्साइड है, यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीजन क्या हुई है, कमी हुई है, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन का जिसमें कमी हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। और इस वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे H2 है, वहाँ पे यहाँ पे H2 है, वहाँ पे H2O है। यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया आपका, उपचयन। उपचयन देखो, जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होते हैं उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन। आपके बोर्ड पेपर में पूछ भी सकता है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप बताना कि जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हिंदी में बोलते हैं इसे अपचयोपचय, अपचयोपचय अभिक्रिया। सही है, हो गया, याद होगा। ठीक है, अब देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहली बात संक्षारण। देखो संक्षारण का मतलब समझते हो ऐसे कि लोहे में जंग लगना। देखो सभी बोलते हैं ना कि नमी में मत रखो नहीं तो वो मूर्छा लग जाएगा। ठीक है, उसका मतलब वो ऑक्सीजन उसमें वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीजन वृद्धि होगी तो कोई भी चीज़ संक्षारित हो जाएगी, धातु। तो परिभाषा के माध्यम से हम समझते हैं। देखो जब कोई धातु आर्द्र, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, लोहे पे जंग लगना, इसीलिए देखो लोहे को खुले स्थान में नहीं रखते हैं, क्योंकि इसमें आएगा तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी तो वो संक्षारित हो जाएगी। और चांदी पर काली परत भी हो जाती है चांदी पे, देखे होंगे। उसके बाद देखते हैं विकृत गंधिता। वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। देखो जैसे भोजन को ढक के रखो कि वायु उसमें अंदर ना जाए, अगर वायु जैसे ही प्रवेश कर देगा तो वो उपचयित हो जाएगा, उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। यही है आपका उपचयन अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में प्रभाव। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, वो भी तापमान के आधार पर। देखो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी वाले को, और इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी वाले को। तो बात
करते हैं ऊष्माक्षेपी की, क्या होता है। परिभाषा के माध्यम से पहले हम समझे, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। इसका मतलब उत्पाद बनेगा तो उसमें ऊष्मा भी बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना बन रहा है, तो उसमें ऊष्मा भी देखो बाहर निकल रहा है। जैसे देखो यहाँ पे जैसे बुझा हुआ चूना आप लेते हैं बाज़ार से, उसके बाद पानी उसमें मिलाते हैं तो उसमें से देखो वो बुलबुला देने लगता है। इसका मतलब वो हीट उसमें से निकल रहा है, और उसको स्पर्श करके देखोगे ना तो आपको वो गर्म महसूस होगा। इसका मतलब उसमें से हीट बाहर हो रहा है, बाहर निकल रहा है, हीट का उत्सर्जन हो रहा है। अब देख लेते हैं ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि आप लोग ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत वाले को पढ़ चुके हो। अब ये चैप्टर होता है क्लोज। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और नए चैप्टर के साथ।